नमस्कार, मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, आज का पूरा दिन कसमोकस से भरा रहा। कल से लगातार राजनीति गरमाई हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र, जहां वीर सावरकर का जन्म हुआ, जहां से आरएसएस की शुरुआत हुई, जहां से जनसंघ की शुरुआत हुई, कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, वहां वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी और समस्त कांग्रेस, जो सबसे बड़ी विपक्षी दल है इस देश की, उसके द्वारा लगातार सावरकर के ऊपर वार पर वार किए जा रहे थे। राहुल गांधी का जब सांसदी जब खत्म हुआ, जब उनको डिस्क्वालीफाइड, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाइड एमपी कहकर पूरे देश में संबोधित कर किया गया, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहां? कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। वहां पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। जब एक रिपोर्टर ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या आप इस पर माफी नहीं मांगेंगे, क्या आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उन्होंने कहा, उनके जो शब्द थे वो गौर करिएगा, उनके शब्द थे कि मेरा नाम गांधी है, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। गांधी कभी माफी नहीं मांगता। उनका सीधा सीधा सावरकर पे टारगेट था कि सावरकर ने माफी मांगी है। इस पर देखिए, अगर सबसे पहले हम देखा जाए तो सावरकर की फैमिली जो थे, उनके जो पोते हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुझे सबूत दे, मैं उन पे मानहानि का केस करूंगा कि इस वीर सावरकर ने माफी मांगी ही नहीं है। ऐसा उनके पोते का कहना है। लेकिन उससे भी बड़ी, जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक जो हलचल है, वो आ गई शिवसेना के अंदर। शिवसेना के एमपी और संजय राउत जो हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने ये बयान दिया कि हम सावरकर पर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं। जो उनका स्टैंड है, उद्धव ठाकरे का, कांग्रेस सारे विपक्षी दलों का जब मीटिंग बुलाया गया, वहां पर उद्धव ठाकरे का नहीं जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक विरोधाभास साबित करता है। कि संजय राउत और राहुल गांधी की भेंट हुई, मुलाकात हुई, उसमें संजय राउत ने क्या क्या बातें कही ये तो खुलकर किसी को भी नहीं पता, लेकिन सूत्रों से यह खबर प्राप्त हुई है कि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि वीर सावरकर पर कांग्रेस या पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल कोई भी बार प्रहार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो आज के बाद सावरकर के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। ये वही राहुल गांधी हैं जो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे, मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरा नाम गांधी है। वही गांधी आज सावरकर के ऊपर जरा सा शिवसेना ने अपना रुख अपनाया, रुख अपना कड़ा किया, उन्होंने तुरंत पलटी मार ली। इससे क्या जग जाहिर होगा? राहुल गांधी की छवि कितनी ज्यादा और धूमिल की जाएगी। सभी साजिशों के तहत एक तो ये कहा जा रहा है कांग्रेस को द्वारा कि राहुल गांधी को जबरदस्ती डिस्क्वालीफाइड किया गया, लेकिन आज जो विपक्ष उनके साथ ही कर रहा है, क्या राहुल गांधी ऐसे बयान देकर खुद को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी को ये बातें सिखाने वाले लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी को खत्म करने वाला कौन है? क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात कही थी कि उस राहुल गांधी को तो मैंने मार दिया। उस राहुल शब्द पे गौर करेगा, उस राहुल गांधी को तो मैंने मार दिया। तो आखिर ये नया राहुल गांधी किसके इशारों पर ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं और बाद में फिर उन बयानों से उनको पलटी मारना पड़ता है? ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि राहुल गांधी, पुराने राहुल गांधी में कितना फर्क है। वो वही राहुल गांधी थे जिन्होंने बीच सभा में, जिसकी वजह से उनको सजा हुई है, गौर करिएगा, उसी पेपर, उसी बिल को उन्होंने फाड़ दिया था, फाड़ कर फेंक दिया था। वो राहुल गांधी ज्यादा अच्छे थे या ये नए वाले राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में मिले वो अच्छे हैं? ये आप तय करिएगा, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब शिवसेना का ये रुख अपनाना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये खल गया कि क्या पता महाराष्ट्र में हम जो बची खुची जो सीटें आती हैं वो भी आएंगी कि नहीं आएंगी। अभी कर्नाटका का चुनाव आने वाला है। कर्नाटका में 13 मई को रिजल्ट आएंगे। 13 मई को भाजपा कह रही है कि हम बहुत ही ज़्यादा बहुमत से हम जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि 13वीं होगी और 14 को हम लोग ब्रह्मभोज करेंगे। ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं का ट्वीट भी हुआ है। अलका लांबा उनमें से एक हैं। देखिए, लगातार ये बयानबाजी तो चलती रहेंगी, लेकिन कर्नाटका के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक है और पूरा का पूरा राहुल गांधी का जो ये जो षड्यंत्र, जो उनके, जो कांग्रेस का कहना है, ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के शब्द है कि ओबीसी वोट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भाजपा ने ये साजिश रचा है। तो क्या नीरव मोदी, विजय माल्या या मेहुल चौकसी को ओबीसी के नाम पर इस देश में स्वागत किया जाएगा? क्या उनको माला पहनाकर
स्वागत करेगी बीजेपी, ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल दोनों से पूछा जाना चाहिए। कोई पार्टी हमारे लिए एक तरफा या एक झुका हुआ पार्टी नहीं है। और लगातार जिस तरीके से ओबीसी वोट बैंक 2024 चुनाव से पहले भाजपा का स्टार्ट कर दिया गया है, जो शुरू कर दिया गया है, वो यह दर्शाता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक ओबीसी की तौर पे प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करना, ये बहुत बड़ा वोट बैंक दर्शा रहा है, भाजपा की तरफ मुड़ रहा है। कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेगी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। बाकी विपक्षी दलें क्या स्टैंड लेगी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे MK स्टालिन हो, नीतीश कुमार हो। बहुत ज़्यादा जोर शोर से यह भी नाम आ रहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में अब आएंगे, चूंकि राहुल गांधी को तो अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ना चाहते हुए भी वो 24 का चुनाव अब लड़ नहीं पाएंगे। 29 के चुनाव के ऊपर भी उनको गले के फंदे की तरफ फांसी लटक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर 24 में विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि सबको लगता है कि हम ही बनेंगे, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, या MK स्टालिन हो, या फिर अखिलेश यादव हो, या हमारे जो नए नवेले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, उन्हीं के प्रदेश में शराब घोटाला होता है जिस पर वो कुछ बयान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल दर्शाता है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा विपक्ष में, ये सवाल सबसे बड़ा टैग अब बन चुका है 2024 के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन, क्योंकि राहुल हो गए अब परमानेंट मौन। बहुत बहुत धन्यवाद।